नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। आखिर संघ क्या चाहता है? क्या संघ चाहता है योगी को अमित शाह से ऊपर खड़ा किया जाए या फिर कुछ और रणनीति? मैंने बात की नागपुर में जिनके संबंध बहुत अच्छे हैं राजनेताओं से, जिनके संघ में बड़े सूत्र हैं, ऐसे पत्रकार राजीव रंजन से। और मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करी कि संघ क्या चाहता है। इसी बातचीत में खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र में बहुत सारे दर्जनों नेताओं की सेक्स सीडी घूम रही है। कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फिर से वापस लाना चाहते हैं भाजपा में। पता नहीं शिंदे का क्या होगा। मैंने पूछा राजीव रंजन से कि प्रधानमंत्री अचानक जब संसद शुरू हो रहा है, संसद सत्र शुरू हो रहा है, विदेश क्यों चले गए? खेल क्या है? रोचक बातचीत है। 4 PM यूपी को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM यूपी में बहुत बहुत स्वागत है राजीव भाई आपका। संसद सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने टाटा बाय बाय कर दिया। कहा कि लड़ो, तुम हाउस में लड़ो। लड़ती तो हो हाउस में, हाउस चलता कहाँ है? 1 मिनट सदन का चलाने के लिए लाखों रुपए चले जाते हैं। हमारे आपके टैक्स से लाखों रुपए चले जाते हैं और सांसद जी लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री को पता था इस बार बाजी फंसेगी। इस बार उठेगा मुद्दा कि राफेल क्यों गिरे, राफेल की डील में अंबानी क्या कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप क्यों हुआ, ट्रम्प चचा ने क्यों कहा कि हमने बीच में रुकवा दिया युद्ध, हकीकत क्या है? क्या लगता है आपको कि मोदी जी ने इसीलिए टाटा बाय बाय कर दिया, मैं तो चला विदेश, चलाओ तुम अपना संसद सत्र? आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो यदि सरकार ही नहीं चाहती है कि सदन चले तो विपक्ष क्या कर लेगा? एक नहीं बल्कि दो अहम मुद्दे जो हैं वो इस वक्त मानसून सदन में डिस्कशन के लिए पहले ही दिन आने वाले थे। पहला राफेल और दूसरा बिहार का जो मसला, जो इतना बड़ा सर का जो एक शिगुफा छोड़ दिया गया है, ये दोनों ही मसलों के ऊपर में बातचीत होने वाली थी। आप उसी वक्त में जो है आप प्लान कर रहे हो कि आप बाहर चले जाओ। क्या ये इनकी यात्रा मानसून सेशन के पहले नहीं हो सकती थी, या मानसून सेशन के बाद में नहीं हो सकती थी, या मानसून सेशन चालू होने के 1.5-2 हफ्ते बाद नहीं हो सकती थी, जब इन सवालों के जवाब दे दिए जाएं? ये शुरुआत में ही क्यों है? इसकी टाइमिंग जो है ये बहुत ज्यादा ही संदेह में डालने वाली है, क्योंकि शुरुआत में ही मौसम जो है वो गर्म होता है सदन के अंदर में। ये आंकना चाहते हैं कि विपक्ष के अंदर में कितनी दृढ़ शक्ति है इस मुद्दे को लेकर आगे खींचने की। और 4-5 दिन में उनको पहले हफ्ते में पता चल जाएगा कि ये लोग कितने एकजुट हैं। इस दौरान ये प्रयास भी करेंगे कि विपक्ष की एकता में किसी भी तरीके से विभाजन लाया जाए, कहीं ना कहीं से इनको तोड़ा जाए, ताकि इनका जो पैनापन है वो पैनापन जो है वो कुंद हो, वो कमजोर हो। तो उसके लिए ही इन्होंने ये एक चाल चली है कि जैसे ही सेशन चालू हो रहा है ये भारत से बाहर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संजय जी, किसी भी विदेश यात्रा का जो है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 140 से ज्यादा यात्राएं की हैं। अब ये हाई टाइम है कि पूरा का पूरा विपक्ष मांग करे, डिमांड करे कि आप एक श्वेत पत्र लाएं जिसमें आप ये बताएं कि पिछले 11 साल में भारत को क्या मिला आपकी विदेश यात्राएं करने से। मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, इस चीज को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की डेट में ये कोई बात नहीं कर रहा, कोई डिमांड नहीं कर रहा है। एक पूरा जो है सिनॉप्सिस बना के देने की जरूरत है, एक श्वेत पत्र बना के देने की जरूरत है इस देश को कि आपकी 140 से ज्यादा यात्राओं का भारतवर्ष को क्या फायदा हुआ। आपको तो मान सम्मान मिला, आपको घाना में अवार्ड मिला, पर घाना में कितने भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट मिला पिछले 11 साल में? घाना ने कितनी FDI की इंडिया में, ये आप बताइए। या घाना के अंदर में कितने माइंस या कितने ऑयल के जो कुएं हैं वो हमको मिले हैं? इसके बारे में आप बताया कि इस पूरी की पूरी यात्राओं का फायदा क्या है। घाना एक रिसेंट एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। ये ब्रिटेन जा रहे हैं। ब्रिटेन खुद ही आज की डेट में इतनी बुरी स्थिति में है, आर्थिक रूप से कंगाली है, भयानक बेरोजगारी है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। इंडियन कंपनीज उल्टा ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे आपका टेक महिंद्रा हो। इंडिया की कंपनी जो है वो वहां पैसे डाल रही है। ब्रिटेन से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्या FDI इंडिया में अभी डालेगा जब उसकी खुद की स्थिति खराब है? तो ये यात्राएं करने का कारण क्या है, ये यात्राएं क्यों की जा रही हैं, इसके ऊपर में आप ये हाई टाइम है कि एक श्वेत पत्र आए और विपक्ष उसकी भी डिमांड करे। जी संजय जी। संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे उठेंगे और पूछा जाएगा कि आखिर ट्रम्प चचा ने कैसे रुकवा दिया, आपने ट्रम्प चचा के कहने पे युद्ध क्यों रोका? क्या लगता है सरकार के पास क्या जवाब होगा? ऑपरेशन सिंदूर में
हमारे साथ एक भी मुल्क नहीं खड़ा हुआ और पाकिस्तान के संग तमाम मुल्क खड़े हो गए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा नाकारा विदेश मंत्रालय मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में देखा नहीं। तो क्या जवाब होगा सरकार के पास में कि हम इतने विफल क्यों हो गए कि कोई दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं? हमारे प्रधानमंत्री डगर-डगर घूम रहे हैं, कहते हैं विश्व गुरु हो गए और हमारे संग एक भी देश नहीं, पाकिस्तान के संग लाइन लग गई। क्या लगता है कि सरकार क्या जवाब देगी इस बात का, क्या जवाब होगा सरकार के पास? मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, हमारे साथ में दो देश थे, एक था तालिबानी सरकार अफगानिस्तान का और दूसरा था इजराइल, जिसके ऊपर में खुद ही यूनाइटेड नेशन में जो है इतने डंडे चल रहे हैं। पूरे विश्व के 150 देश जो हैं वो चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ में जो है एक मसौदा तैयार किया जाए, यूनाइटेड नेशन में कुछ पारित किया जाए। तो ये दो राष्ट्र तालिबान और इजराइल, ये इंडिया के साथ में थे, बाकी विश्व का कोई देश नजर नहीं आया। इसके बाद भी भक्त लोग बोलते हैं कि हमारे विदेश मंत्री जो है बहुत ही डायनामिक है, जयशंकर जी, और इससे अच्छा डायनामिक विदेश मंत्री तो इंडिया को मिला नहीं है। और सुपर विदेश मंत्री जो है, जो पिछले 11 साल से सुपर विदेश मंत्री है, जो यात्राओं पे यात्राएं कर रहा है, विश्व के हर मुल्क में अवार्ड बटोरता फिर रहा है, उस इंसान से ये पूछने का वक्त है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर में हमको समर्थन क्यों नहीं मिला। और शायद वो इसी चीज से घबराए हैं, इसी चीज से डरे हैं, क्योंकि संजय जी ब्रांडिंग करने की भी एक हद होती है। एक लेवल के बाद यदि आप खोखले हो, यदि आप हॉलो मैन हो, तो कितनी भी ब्रांडिंग कर ली जाए, कितना भी आपके इर्द गिर्द जो है वो ताना बाना बुना जाए, मृग मरीचिका में रखने का प्रयास किया जाए, जनता को समझ में आ ही जाता है कि ये खोखला इंसान जो है, इनकी खोखली पॉलिसी है, और ये खोखली पॉलिसी का जो खामियाजा है वो पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सवाल देने की तो स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि सवाल तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड बहुत सारे बनते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कंटिन्यू है ऑपरेशन सिंदूर, तो विपक्ष पूछेगी कि भाई कंटिन्यू है तो क्या किया आपने? फिर आपने 11 मई के 12 मई के बाद में क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में, जरा ये बताइए इस देश को। तो कहने का अर्थ है कि उस टाइम भी इतना घबरा रहे थे कि इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्लोज हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर जो है समाप्त हो गया है। तो इससे समझ में आता है कि कितना मीडिया से बचना चाह रहे हैं, कितने विपक्षी पार्टियों से बचना चाह रहे हैं। ये तापमान जो है वो नापना चाह रहे हैं कि 4-5 दिन के अंदर में विपक्ष संसद को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, कितनी देर चलने दे रहा है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को जो है ये जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है, वैसे ही ये वेपन ऑफ बीजेपी डिस्ट्रक्शन है। ये किसी भी हाल में जो है ऑपोजिशन को अपने हाथ से ये मुद्दे जाने नहीं देने चाहिए, और पूरे मानसून सेशन में ये मुद्दे के ऊपर में पूरी तरीके से सवाल उठाना चाहिए बिहार, और दूसरा ये ऑपरेशन सिंदूर, और तीसरा श्वेत पत्र की मांग कि आप हमें बताइए कि ये जो फॉरेन विजिट्स आपने किए इसका भारत को क्या फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ, अवार्ड्स मिले, देश को क्या फायदा हुआ वो आप बताइए। कितना एफडीआई आया इन देशों से, कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी इन देशों के अंदर में, ये सारी चीजों की जो है हमें आप जानकारी दीजिए। जी संजय। अच्छा, एक बड़ी मुसीबत ये भी है ना, कभी तो गडकरी बयान जारी कर देते हैं कि भारत में जो है अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, सीधा मोदी जी पे हमला कर देते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ की चर्चा चलने लगती है कि अमित शाह तो नहीं, अब योगी आदित्यनाथ होंगे मोदी के बाद। खेल क्या है? अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, सरगर्मी शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ खेल हो सकता है। क्या लग रहा है कि संघ का हाथ रहेगा योगी आदित्यनाथ पे या नहीं रहेगा? किस सीमा तक योगी आदित्यनाथ को बढ़ाया जाएगा? क्या अमित शाह के मुकाबले खड़ा किया जाएगा? संघ की पृष्ठभूमि क्या लगती है आपको योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में? देखिए संघ तो खड़ा है भाई योगी आदित्यनाथ के साथ में, मतलब ये दत्तात्रेय होसबले का पूरी तरीके से समर्थन है योगी आदित्यनाथ को, ठीक है, और संघ का भी समर्थन है, क्योंकि जो एक हार्ड फेस चाहिए संघ को हिंदुत्व को लेके, वो आज की डेट में वो योगी आदित्यनाथ में देख रहे हैं। वो जलवा जो मोदी जी का हुआ करता था आज से 15 साल पहले हिंदुत्व को लेके, वो चीज अब जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई है। तो योगी आदित्यनाथ का किसी भी तरीके से मैं ये देख ही नहीं रहा हूं कि उनका नेशनल पॉलिटिक्स में, यूपी की पॉलिटिक्स में स्पेस कम होने जा रहा है, ऐसा मुझे कतई नहीं लग रहा। और यदि ये एक तरीके से शोडाउन पे आ जाए कि आरएसएस वर्सेस बीजेपी वर्सेस योगी आदित्यनाथ, यानी टॉप ब्रास ऑफ बीजेपी वर्सेस योगी आदित्यनाथ, तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरी तरीके से आरएसएस खड़ी है। एक बहुत बड़े पदाधिकारी से भी मैंने बहुत मतलब 2-3 महीने पहले बात किया था तो योगी आदित्यनाथ जी को लेके, तो उनका भी कहना था कि योगी जी नाराज हैं, योगी जी उदास है, पर
हमारा पूरी तरीके से योगी जी को समर्थन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि उनकी पोजीशन डाउन होगी, क्योंकि जो डिप्टी सीएम भी जो बनाए हैं उनके अंडर में वो कोई ऐसे बहुत ज्यादा डैशिंग और बहुत ज्यादा नाम ऐसा है नहीं। तो आप योगी आदित्यनाथ को किससे रिप्लेस करोगे? आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि लोकसभा में बहुत बुरा परफॉर्म किया था, और उसका रीजन ये था कि योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन लोगों को बोला था कि टिकट मत दो, उनको अमित शाह ने टिकट दे दिया। तो अब ये हार का ठीकरा आप योगी आदित्यनाथ के सर पे फोन नहीं सकते हो, तो इसीलिए बड़े नाराज हैं कि ये ठीकरा अपने सर पे कैसे लें। तो तमाम तरीके की साजिशें करने के बाद भी ये योगी आदित्यनाथ को अभी तक हटा नहीं पाए। तो कहने का अर्थ ये है कि इस अगर ये टसल होती है, फाइट होती है, तो आरएसएस खुल के योगी आदित्यनाथ के साथ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी संजय। देखो ठीक है, एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र की राजनीति का मैं आपसे लेना चाहूंगा। दो बातें हैं, एक तो ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे के पुत्र ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात करी। बीजेपी क्या चाहती है कि ठाकरे परिवार वापस आ जाए, फिर शिंदे का क्या होगा? दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों महाराष्ट्र में नेताओं की सेक्स सीडी को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। इन दोनों बातों को बताइए कि है क्या इनके पीछे। तो पहले सेक्स सीडी पे बात कर लें। देखिए ऐसा है, गर्म चर्चा है कि कम से कम 72 से 73 ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र में जिनकी सीडी जो है वो ऑपोजिशन पार्टी के पास में, यानी कांग्रेस के पास में है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि नाना पटोले ने भी कहा है कि भाई ये ज्यादा अगर ये करेंगे तो हम ये सारी चीजें जनता के सामने ले जाएंगे। अब इसमें कितना सही है, कितना सच है, कितना गलत है मालूम नहीं, पर ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकतर जो नेता है वो शिंदे गुट के नेता है, शिंदे गुट के नेता हैं। और यहां तक कि एनसीपी के नेता भी भारी, एनसीपी अजीत पवार गुट के भी कई नेता हैं, क्योंकि सुनील तटकरे जी का एक स्टेटमेंट आया परसों जो नेशनल मीडिया में ज्यादा चला नहीं, कि उन्होंने कहा कि यदि हमें भाजपा के साथ में अपनी पार्टी मर्ज करनी है तो इसका फैसला हम लोग सब मिलके लेंगे। अब ये कहां से बात आ गई भाई? सुनील तटकरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि यदि हमको पार्टी मर्ज करनी रही एनसीपी को बीजेपी के साथ में तो हम सब एनसीपी के लीडर्स इसको मशवरा करके फिर मर्ज करेंगे, कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा। तो इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को देवा भाव ने शायद ये सीडी प्रोवाइड की है या उनके लोगों ने की है, अन्यथा बीजेपी कोई प्रेशर में नहीं दिख रही है। प्रेशर में एनसीपी अजीत पवार दिख रही है, प्रेशर में शिंदे साहब की लोग दिख रहे हैं। तो ये बड़ा, मेरे को इसके पीछे ना बहुत बड़ी कोई राजनीति नजर आ रही है। दूसरा आते हैं आपकी सवाल जो आपने ठाकरे परिवार को लेके किए कि क्या ये बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। देखिए होने के लिए तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे का जो कद बढ़ा है बीजेपी से अलग होने के बाद में, जिस तरीके से मुस्लिम लोग भी शिवसेना के साथ में जुड़े हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में, मुझे लगता नहीं है कि जो उनकी पर्सनालिटी को लोग आज की डेट में मान रहे कि एक सशक्त पर्सनालिटी है, लड़ने वाली पर्सनालिटी है, वो इमेज को उद्धव जी डाइल्यूट करेंगे। हालांकि उनके आजू बाजू के जो लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल करियर को सेव करने के लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि कम से कम ये बीजेपी से एक बार आप बात तो कर लीजिए, क्योंकि आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि शिवसेना जो है वो अपने दम पे, यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है वो अपने दम पे एक भी आदमी को राज्यसभा में नहीं भेज सकती है। तो एक तरीके का प्रेशर बिल्टअप इनके अंदर के कुछ लोग कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से 2.5 साल महाराष्ट्र में शासन किया, वो भी कोरोना काल में, लोग आज भी याद करते हैं कि जब गंगा में लाशें बह रही थी, जब दूसरे राज्यों में बुरी स्थिति थी, दिल्ली जैसा राज्य जो बोला जाता कि बहुत बढ़िया गवर्न स्टेट है, वो सारी जगहों पे मौत हो रही थी, उस टाइम में महाराष्ट्र ने बहुत कुछ कोविड को कंट्रोल कर लिया था, और ये उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के सक्सेस को शो करता है। तो लोग आज भी उस चीज को याद करते हैं, और जो इनकी ये इमेज बनी है, इसको मुझे नहीं लगता है कि कोई एस्ट्यूट पॉलिटिशियन जो है इतनी गुडविल लेने के बाद में उस गुडविल को खोना चाहेगा। तो प्रयास जरूर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे को मिलाने के, बट मुझे लगता नहीं है कि ये सफल होंगे। जी संजय। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत करी, आभार, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी, रोचक लगी होगी। आपका कमेंट आएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा, कमेंट करिएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।